बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है और आज नाज़रीन दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर बात करनी है। नंबर वन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई थी जिसके तहत साइफर का केस चलाया गया था, खसूसी अदालत कायम हुई और सारा शाह महमूद कुरैशी साहब और शुरू में तो असद उमर साहब भी और इमरान खान और बाकी सब इसके रगड़े में आए थे। उसके अलावा कोई और केस तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम के तहत हमें चलता नज़र नहीं आया। 2023 की तरमीम है जो बाद में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो केसेस गए उनके अंदर भी अगस्त में तरमीम की गई थी, वो लगाई गई। इसके अलावा आर्मी एक्ट में कुछ तरमीम की गई थी 2023 में ही। PDM सरकार ने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद उन तरमीम को चैलेंज किया गया था इमरान खान की जानिब से। वो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में अब आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जो कल जजेस की जानिब से लिखा गया ख़त है कुछ उसके मंदरजात के ऊपर भी बात करेंगे। कट्टा नवा खोला है उन्होंने बेसिकली। ख़त की तफसीलात तो आपको पता ही है, लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प एंगल है। वो एंगल क्या है उसके ऊपर आते हैं। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। उसमें जो चीज़ें 26वीं तरमीम में मिस कर गए हैं ये लोग, उसके ऊपर बात करते हैं जो अब इनके गले पड़ने जा रही हैं। सुहेल साहब, पहले तो आते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जानिब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम हुई, वो 9 मई वालों के ऊपर भी लगा, वो साइफर के ऊपर भी लगा और काफ़ी उसके तहत मामलात आगे बढ़ते गए। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गई लोगों को जिनके ऊपर लगा था, कुछ के ऊपर बाद में लगाया गया। केस भी यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ कि जनाब मई के वाक़े पे अगस्त में होने वाली तरमीम कैसे लागू हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं हो सकती। वो तो खैर वो एक कब्र के ऊपर भी लिखा हुआ है ऐसे। ये चीज़ है। और साथ आर्मी एक्ट में तरमीम है। इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था। उसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त भी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो गई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले आर्मी एक्ट ऑफिशियल एक्ट के ऊपर आते हैं। ये सुहेल साहब अब अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 6 रुकनी अहीनी बेंच है जिसमें नईम अख्तर अफगान साहब और आयशा मलिक साहब बनी होंगी, बाकी 6 तमाम होंगे इसमें। वो इसके ऊपर समाअत करेगा। शुएब शाहीन साहब इसमें वकील हैं। 184(3) के तहत ये दरख्वास्त है। कैसे देखते हैं इस बेंच को, इस केस को? इस बेंच और इस केस से ज़्यादा आप ज़रा आगे जाके देखें ना, इमरान खान के सारे केसेस में आपको किसी न किसी हाई कोर्ट में किसी न किसी जगह एक सवाल उठता हुआ नजर आएगा जी कि आपने 2023 में ये कानून बदला, ये रूल बदला और इस केस पे अप्लाई करने की कोशिश की, तो ये आपने गलत किया। तो अब 2023 में सारे कानून ऐसे ही बदल रहे थे मतलब इमरान खान पे होना था। अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन अदालतों में उठेगा, बिल्कुल ठीक है। तो 2023 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या तरमीम हुई और फिर आर्मी एक्ट में क्या तरमीम हुई, ये तरमीमें इमरान खान को लगता था कि ये उनको टारगेट करने के लिए की गई हैं, इसलिए उन्होंने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। और ये इस पर अब इनिशियल समाअत होनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आईनी बेंच के सामने PTI के वकील अब इमरान खान की तरफ से पेश होते हैं तो सिर्फ इसी की हद तक रहते हैं या साथ वो ये भी कहते हैं जी कि आपके पास एक हमारा ख़त भी आया हुआ है, तो सारे मामलात को मिलाकर देखिए और मुल्क आगे बढ़े। लेकिन अभी देखते हैं कि इस बेंच आईनी बेंच से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईनी बेंच ने यही कहना है जी कि कानून बनाना इख्तियार है पार्लियामेंट का। फिर पार्लियामेंट आगे कहते जी कि इसके बाद हमने कुछ और तरमीम भी इसमें शामिल कर ली हैं, तो ये अब वो नहीं है, तो ये गैर मुसर है। तो नहीं, ये भी गैर मुसर नहीं हुआ, जो तरमीम अपनी जगह अभी तक इंटैक्ट है। अच्छा नहीं हुआ तो ये कह देंगे जी कि हम इसको मजीद देखने जा रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल से मैंने यही देखा है। अटॉर्नी जनरल आते हैं, आपको पता है एक नजरसानी एक्ट आया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था। हाँ, दोनों ओवरलैपिंग थे। जब सारे तो कहते तो है ना जी बंदयाल साहब ने उस केस को क्यों नहीं चलाया। अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा था यार। बिल्कुल ऐसे ही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा था जी कि अभी इस केस को रहने दें, हम उनको रिकंसाइल करेंगे। हाँ जी, ये स्टेटमेंट है उनका सुप्रीम कोर्ट में। बाद में काजी साहब का नैरेटिव उस वक्त हाथों हाथ बिकता था, उन्होंने इतना ज्यादा उसको पंच किया कि जी वो केस चलाया क्यों नहीं, वो केस चलाया क्यों नहीं। अटॉर्नी जनरल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पार्लियामेंट अमेंड करने लगी है उसे, तो क्या करते फिर? हाँ, अटॉर्नी जनरल जब जाए कि जी कि नहीं हमें एहसास हो गया है कि ये वाकई ओवरलैपिंग है तो हम इसको अमेंड करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को शौक था, अटॉर्नी जनरल आते हैं दोबारा दरखास्त देते, हमने अमेंड कर लिया, ये केस लगाएं और निपटाएं। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। या ये कहते नहीं करना, आप लगा दें केस, ये भी हाँ, नहीं किया, बल्कि तो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को खत्म हो गया इस चक्कर में इंतजार कर करके। जी, एक तरफ आप ये करें, दूसरी तरफ आप आगे फिर ये ऐसा ही कोई होगा मिला जुला स्टैंड, उसमें कोई कम्पीट नहीं किया जाएगा और फिर कहा जाएगा जी कि देखें। अच्छा, एक और वैलिड सवाल है कि अभी हम आर्मी एक्ट को जो है ना, चूंकि उसमें भी देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी इसकी दफात वहाँ भी जेरे गौर हैं, तो वो फैसला आ जाए तो लेकिन ये दफात डिफरेंट है, वैसे डिफरेंट है बेशक। अच्छा, एक और हम ओवरऑल आर्मी एक्ट को देख रहे हैं। एक और भी नुक्ता उठ सकता है इसमें
कि शुएब शाहीन साहब ये नुकता भी उठा सकते हैं, मेरे ख्याल में उनको उठाना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर केस चला तो इमरान खान पे और पीटीआई के लोगों पे चला, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे चला, बाकी उन तरमीम के तहत आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम उसको क्यों ना कहें कि पर्सन स्पेसिफिक है। जी जी, उसमें कहा जाएगा एक तो देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट कायम की गई थी, हाँ जी, स्पेशल उस कोर्ट का रिकॉर्ड आ जाएगा ना कि उसमें कितने केसेस आए। जी जी, कि कितने केसेस उसने आए, कितने क्या किया, लगा। उसने कितने डिसाइड किया, सिर्फ एक ही अगर किया तो फिर तो मतलब हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क में एक ही केस तो हुआ फिर हो। तो ये क्लासिकल केस होगा ना कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ बना था। आप जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस पढ़ें, उसका फैसला, काजी फायज ईसा साहब का लिखा फैसला, उसमें आप जो इंडिकेटर्स उन्होंने बता दिए हुए हैं ना, उनको आप अप्लाई करके देख रहे हैं इमरान खान के केसेस में बनते हैं या नहीं बनते। हम अपनी राय देंगे तो कहेंगे जी ज्यादती हो रही है। काजी फायज ईसा की ज़ुबानी पढ़िए कि फेयर ट्रायल के तकाजे क्या होते हैं और सियासी केस क्या होता है, उसकी पूरी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसीजर बताया गया हुआ है कि ये चीज़ें हों तो वो अनफेयर ट्रायल होता है, ठीक है। फिर उसमें उनसे एग्री करते हुए जैसे मंसूर अली शाह ने मज़ीद उसमें चीज़ें वाजे की हैं, बिल्कुल, उनको मिला के पढ़िए तो फिर देखते जाएं कि ये केसेस क्या हैं, तो फिर दुरुस्त तजिया शायद सारे कर सकें। ये तो मैं अभी आप कहें तो खून से लिख के देने को तैयार हूँ कि इन सारे केसेस को फ्यूचर में अदलिया के जी गलत हो, बिल्कुल। तो हम आज कहने से कम मुतमीन हो जाएंगे कि जी ये गलत हमने उसी वक्त कह दिया था, कीमत भुगती जो। और काजी साहब के फैसले की रोशनी में कहा था, जी, काजी साहब के फैसले की रोशनी में कहा था। हम अपने पास से तो कहते नहीं ना, गलत हमें तो नहीं कहते ना जी को इमरान खान गलत हो। भाई काजी फायज ईसा साहब ने जब ये सारे केस चल रहे कागज का टुकड़ा दिया, कागज का टुकड़ा दिया है, रेफरेंस पे राय दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय है वो, और वो 2011-12 से जो पेंडिंग था ना, तो वो भी शायद कुदरत के खेल अपने होते हैं, तो उस पे राय सुप्रीम कोर्ट उस वक्त दे रही थी जब दोबारा ये सब हो रहा है, दोबारा पॉलिटिकल केसेस हो रहे थे। सुहेल साहब, ओन चौधरी साहब इमरान खान साहब के सबका साथी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ कह लें, मुतमिद खास कह लें, उनके जानिब से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिसकी मैंने थोड़ी डिटेल निकाली रात को। पहले तो कागज में इतने लिखा था कि जो पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के इकदाम हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेशन ऑफ लॉ करार दिया जाए। फिर पता ये चला कि ये पीटीआई को बेसिकली बैन करने की दरखास्त थी, पीटीआई पे पाबंदी लगाने की दरखास्त थी कि इनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए। उस दरखास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ने लगा दिया एतराज़। अब अमीनुद्दीन खान साहब उन एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर केस सुनेंगे। अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं तो यूरोपीय यूनियन का भी आए हुए हैं, वरना वो जीएसपी प्लस को भी वो एक तरफ से बाहर से भी देख ली जा रही हैं चीज़ें। इस वक्त ऐसा माहौल भी नहीं है, जब गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है तो किसी जमात के ऊपर पाबंदी वाला तो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन हुआ है। वो 9 मई के बाद नहीं हो सका, वो 26 नवंबर के ऊपर नहीं हुआ, तो वो अब कैसे? जमात पे पाबंदी का तरीकाकार एक दर्ज है, आइन में तरीकाकार मौजूद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल आखिर पे आता है, पहले गवर्नमेंट का आता है। बिल्कुल। तो ये लिहाजा ये दरखास्त तो मेरिट्स पे ही नहीं है पहले। और वो ये भी कहने को तो ये कह के भी खारिज की जा सकती है कि यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इससे कम है पाकिस्तान पार्टी, आप गवर्नमेंट से वहाँ से जो मूव करानी कराएं, फिर जब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, कोर्ट को तो ये भी कहने की रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं होती ना। कोर्ट सिर्फ कहे कि हमारे पास मेंटेनेबल नहीं है ये, ठीक है, पार्टी का तरीका है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट फैसला करती है, रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको फिर सुन के सारों को तो उसमें अपनी उसको तो सीक करती है या उसे रिजेक्ट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी पे तो पाबंदी का ये तरीकाकार है, उसमें फेडरल कैबिनेट की पहले मंजूरी होती है। ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आ गई और वो शुरू हो गई। अमीनुद्दीन खान साहब के पास केस लगा? नहीं, बेशक लगा है ना। अमीनुद्दीन खान साहब क्या कर सकते हैं? अमीनुद्दीन खान साहब आज मतलब बैठे बैठे कह सकते हैं कि फलां फलां को फांसी दे दो, कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा ना। हाँ, ओपन कोर्ट में लगा सकते हैं, ओपन कोर्ट में लगा सकते हैं, और इससे ज़्यादा की गुंजाइश इसमें नहीं है। इसका जैसे मलिक रियाज वाला उन्होंने कहा जी ओपन कोर्ट में लगाएं, रॉबिन पीटर पिंग पॉल वाला। यार यहाँ पे आपके उस मुल्क में पता है केसेस कैसे चलते हैं। आज फरवरी है ना, पिछले साल फरवरी में एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतशाम अली बासी ने दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी कोर्ट में लगी हुई है, लिस्ट में आती है, नो स्कोप होकर ड्रॉप हो जाती है। अब अगला फरवरी आ गया। एक साल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतने अहम नुक्ते पर फैसला ना दे सके, केस को ना चला सके, तो एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाने से पहले ये कारकर्दगी क्यों नहीं देखी जाती? सर वो जो उन्होंने दिखाई है वो काफ़ी देखी जा रही है। ये एलन मस्क को ना टैग करें, अब तो वो अमरीकी अहदेदार भी हैं, वो बता सकते हैं कि अपना किरदार अदा करें भी पाकिस्तान में एक्स बंद है कि नहीं। वो क्या भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट खुद रोज एक्स पे यूज करती है। हाँ, प्राइम और मिनिस्टर ट्वीट देखें, करते हैं। अच्छा अजीब मुल्क है ना,
देखें यहाँ डिबेट अब क्या हो रही होती है कायमा कमेटियों में भी कि वीपीएन रजिस्टर केड़ा केड़ा करना है। भाई वीपीएन एक चोर रास्ता है, आप एक्स खोल दो तो चोर रास्ता बंद हो जाएगा। तो चोर रास्ते को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जी कि चोर रास्ते से गुजरेंगे रजिस्ट्रेशन करा देंगे। ये ट्वीट VPN पे रजिस्टर कितने करा लोगों दें। के आपने पर्चे ऑलरेडी दे चुके हैं, अच्छा करवाई वो हैं, इन्होंने कर चुके हैं। जनाब खबर बनवाने के लिए दे दिया कि हमने वीपीएन रजिस्टर करना शुरू कर दिए। 2 बंदों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया अभी तक, पता है आपको? क्योंकि वो कंपनियों ने करवाना है यार। कंपनियों ने, VPN मैं तो नहीं करा मुझे क्या सकता। लगे कि मैं वीपीएन रजिस्टर कराने जाऊं। और वीपीएन क्यों, मतलब वीपीएन से मैं जब यूज करूंगा एक्स तो मैं शो होऊंगा कि मैं कोरिया से हूं, मैं रशिया हाँ। से हूं, कहीं से हूं। उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? ट्वीट तो मेरी जा रही है, ट्वीट तो जा रही है। लोग तो पढ़ रहे हैं। आप बीच में जो चोर रास्ता है उसके गेट के ऊपर एक टिकट लगा रहे हैं कि यहाँ से गुजरने का ये टिकट है। तो भाई एक्स खोल दो। जैसे शायद कान बातचीत कहते हैं ना, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फाइलर की पूरी कैटेगरी बनी हुई है। जी जी। बहरहाल ये मामला है नाज़रीन। और तीसरी स्टोरी जो ख़त वाली है, अब जरा उसकी तरफ आते हैं। फिर सुहेल साहब जल्दी में बड़ी तरमीम की गई और आर्टिकल 200 को तो छोड़ ही दिया गया 26वीं तरमीम में। जो उसकी ट्रांसफ़र वाला मामला तो शामिल है ही है उसके अंदर आइन में, लेकिन वो ट्रांसफ़र और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि सीनियरिटी ओथ से शुरू होगी, उस चीज़ों को छोड़ दिया गया। अब रीज़न क्या हो सकती है यहाँ लाने की किसी को कि जब लाहौर हाई कोर्ट में अपनी 25 वैकेंसियाँ खाली हैं, 60 की गुंजाइश है, सिर्फ 35 जजेस वहाँ पे हैं, ठीक है, 25 सीटें वहाँ खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 की गुंजाइश है, 10 से सिर्फ 2 सीटें खाली हैं। पेंडिंग की केसेस की बात करें, लाहौर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा 2 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में से अगर देखा जाए तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,000 के करीब केस पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट 58% कैपेसिटी पे चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 83% पे चल रही है। और इस्लामाबाद के जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, 4 सीटें खाली होती हैं, सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, 2 को इंटेंशनली छोड़ दिया जाता है। क्या ये जुडिशल कमीशन से बदनीति मंसूब कर सकते हैं कि आपने पहली जानबूझ के 2 की जगह छोड़ दी कि 2 बाहर से लाके किसी को चीफ बनाए, उस वक्त जबकि आर्टिकल 200 मौजूद है आइन में, और आप उसकी जूनियर तरीन आगे कैसे सीनियर हो सकते हैं, टॉप 3 में से लग सकता है? देखें ये अब कल जो 5 जजेस ने खत लिखा है उन्होंने ये सबसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है। साथ एक सवाल ये भी है ना कि उन 7 का नाम था, 5 के दस्तखत थे, 2 के दस्तखत क्यों नहीं थे? नहीं उन्होंने नहीं किया ना, वो इसका हिस्सा नहीं बने, तो फिर उनका नाम ही मिटा देते। वो इनका हिस्सा नहीं बने। उसमें काफ़ी और मामलात हैं। खैर जो उन्होंने नुक्ता उठाया है ना जी कि जो जज ट्रांसफ़र होके आएगा वो यहाँ आके सीनियर नहीं होगा, यहाँ वो जूनियर होगा। इसकी बैकिंग क्या हो रही है भला? जब तरमीम हो रही थी ना तो एक शिक इसमें और ऐड की जा रही थी 200 में कि जो जज ट्रांसफ़र होके आएगा उसकी सीनियरिटी पहली हाई कोर्ट से जो है वो कंटिन्यू करेगी। वो शिक बाद में निकाल दी गई थी, फाइनल ड्राफ्ट में वो शामिल नहीं है। बिल्कुल। तो जब वो फाइनल ड्राफ्ट में शामिल नहीं है और उसको निकाला जाना रिकॉर्ड पर है तो इसका वाज़े मतलब है कि जी वो सीनियरिटी वाला चैप्टर तो आपने निकाल दिया उसका। बिल्कुल। अब आप उसको ये नहीं कह सकते जी कि वो अंडरस्टूड है कि उसने वहाँ से ओथ। अब दूसरी चीज़ ये है कि उसने लाहौर हाई कोर्ट का ओथ लिया हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे नया ओथ नहीं लेगा या वो कंटिन्यू करेगा। फिर क्या मुस्तकिल बुनियादों पे किया जा सकता है? फिर उस खात में जो उन्होंने कहा कि रीजनिंग आपको देनी होगी कि आप क्यों ला रहे हैं, वो जो आपने जिस तरह बताया कि वहाँ पर 25 वैकेंसीज खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ तो सिर्फ 2 खाली हैं। वहाँ पे 2 लाख केसेस पेंडिंग है, यहाँ तो 15-16 हज़ार केसेस है टोटल। तो रीजनिंग किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसको लिखा है ये ऐसा करना फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये वैलिड क्वेश्चन आइन के साथ फ्रॉड करने का और इन वैलिड क्वेश्चंस के होते हुए आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे और आप कहेंगे जी कि हमारे पास पावर है, हम बुलडोज करते जाएंगे, तो बेसिकली उस पावर का पता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? पावर में अकल नहीं होती। जब पावर हो ना तो बंदा हर चीज़ समझ रहा होता है कि मैं पावर से कुचल लूंगा, अकल का इस्तेमाल छोड़ देता है। तो उसमें फिर होता है जैसे मूवमेंट्स जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं कि अचानक आप जिस चंगारी को बहुत हल्का ले रहे होते हैं वो इतनी बड़ी होकर भड़क उठती है कि आपको लगता है कि यार ये तो गेम ही हाथ से निकल गई। एक काम और हो सकता है जो मुमकिन तौर पर शायद उनकी तरफ से हो, वो ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहना है कि जनाब हलफ जज ने एक दफ़ा लिया है कि आइन और कानून के मुताबिक करेगा। हलफ में कि ये नहीं लिखा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज होते हुए हलफ उठा रहा हूँ, तो वो उसी हलफ के ऊपर यहाँ भी आ सकता है। हलफ तो वही आइन में एक ही दिया हुआ है, वो हर जज ने वही उठाना है, तो एक दफ़ा उठा लिया तो बस काफ़ी है, अलग अलग हलफ नहीं होते। लेकिन ट्रांसफ़र का स्कोप आप अगर उसमें पढ़े ना, पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है उस आर्टिकल की, उसमें एक वाजे है कि ट्रांसफ़र का स्कोप टू फैसिलिटेट द अदर हाई कोर्ट है, कि उसमें कोई बैकलॉग है, कोई ऐसी चीज़ है तो
इसीलिए कंडीशन लगाई जा रही है कि जिसको आप लेके जा रहे हैं उसके कंसेंट के बगैर ना ले जाना। अच्छा, कल कुछ लोगों ने ट्वीट किए हुए थे कि जनाब माजी में भी ये ट्रांसफर हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनका मैंने एक अच्छा जवाब भी दिया था। मैंने सोचा यहाँ पे भी वो जिक्र कर दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाज़रीन 2010 में बनी थी 18वीं तरमीम के तहत। उस वक्त फिर जब उससे पहले हाई कोर्ट को बनाया गया था 18वीं तरमीम से पहले, तो 31 जुलाई 2009 की जजमेंट आ गई, तमाम जजेस फारिग हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म हो गई क्योंकि वो डोगर साहब वाले तमाम इकदाम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ये हुआ कि 18वीं तरमीम में दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बनाया गया। अब हाई कोर्ट में जो भी जज आता है, जैसे आज पेशावर हाई कोर्ट में नए जजेस का इजलास हो रहा है, वो एडिशनल जज के तौर पे आता है। एडिशनल जज मीन्स कि कच्चा जज, यानी कि 1 साल के लिए वो मुस्तकिल नहीं होता। जब तक वो मुस्तकिल नहीं होता वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, ना वो इंतज़ामी जज बन सकता, ना कुछ बन सकता है। इसलिए हाई कोर्ट में आपको मुस्तकिल जजेस चाहिए होते हैं। तो तब ट्रांसफर्स की गई थी दूसरी हाई कोर्टों से यहाँ पे, ताकि चीफ जस्टिस भी आए और बाकी लोग भी आए। जैसे काजी फाइज साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोई जज नहीं था, तो काजी फाइज साहब सिद्ध हाई कोर्ट से गालिबन ट्रांसफ़र हुए तो डायरेक्ट ही चीफ जस्टिस लग गए थे। तो ये एक तरीकाकार वहाँ पे है। उस वक्त ट्रांसफ़र इस अंदाज में हुई थी कि जज कोई नहीं था तो जज लगाने थे। जजेस आ गए, इनिशियली तो 3 या 4 जज थे, बाद में तादाद बढ़ती गई उनकी और नए जजेस अपॉइंट होते हैं। जैसे अब कुछ अरसे से एडिशनल जज अपॉइंट होते हैं, जैसे अभी भी 2 हुए हैं, उसके बाद वो मुस्तकिल होते हैं। तो ट्रांसफर्स के लिए भी कोई तरीकाकार होता है, ऐसे नहीं है ये कोई, ना ये पुलिस वाले हैं कोई जजेस हाई कोर्ट के कि अब इधर कोई सार थाने से एसएचओ उठा के आपने सेक्रेटेरिएट में लगा दिया, या लाहौर में थाना रेस कोर्स से आपने उठा के तो थाना सब्जादार में लगा दिया। ऐसे थोड़ी है कि वो ट्रांसफ़र अब यूँ करते हैं, इसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। और बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक ही असूल चल रहा है, और वो असूल है बल्कि पूरे मुल्क में चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो लव तो हो नहीं रहा, लव अपने लोगों के साथ हो रहा है, बाकी जो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ वॉर हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बाय हुक और बाय क्रुक ये शायद इन जजेस को ले आए। और जो आपने कहा था ना कि वकला भी इनके साथ सेम पेज पे हैं, वकील क्या करेंगे सुहेल साहब? क्या पेश होना बंद कर देंगे चीफ जस्टिस के सामने? उनके सामने जो केस लगे हैं कहेंगे हम केस विड्रॉ करते हैं, अपीलें लोगों की नीचे सदाएं हुई होंगी, ऊपर विड्रॉ करेंगे, सदा पक्की हो जाएगी, वकील अपनी रोटी बंद करेंगे, फीस लेना छोड़ देंगे। वो तो नहीं करेंगे। और तरीकाकार होते हैं, और तरीकाकार बहुत होते हैं। वो तरीकाकार ये डेली सेमिनार्स हों, डेली वो जो नारेबाजियां करते हैं, उससे फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा, मैं तो आपने जो पैमाना रखा है ना कि वकला अपने क्लाइंट के लिए वकला बंद कर देते होते हैं जब इनके राइट्स की बात है। जब कोई ऐसी कानून साजी हो रही हो जिसमें लगता हो इन्हें कि जी इसमें हमारा अपने पेट पे लात पड़ रही है, तो ये बंद होते हैं। मैंने इस्लामाबाद में देखा है, ये नहीं पेश होते, ये केस नहीं चलते। फिर ये कोई क्लाइंट की बात नहीं होती, ये प्रेशर ही सीधा डेवलप कर देंगे, फिर क्लाइंट भी आए सड़कों पर कि जी अदालतें चलाओ। तो ये चीज़ें तो होती हैं। चलें लेट्स सी, अब देखते हैं। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन भी सर पे आ गए हैं, तो मौजूदा रजीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कितना कंटिन्यू कर पाती है, कितना नहीं, ये चीज़ें देखते हैं। और बाकी जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं मुकम्मल बेंच के साथ कुछ देर के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।